हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो लगातार आप लोगों के लिए चैनल पर टेस्ट सीरीजें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उत्तराखंड जीके टेस्ट और सामान्य अध्ययन टेस्ट तो आपको ज़्यादा दिए जा रहे हैं। सामान्य अध्ययन टेस्ट ज़्यादा दिए जाने का बस एक ही कारण है। वो कारण है कि कैंडिडेट्स का जो स्कोर हमेशा कम रहता है या जो कमज़ोर पक्ष है वो जीएस है। मैं हमेशा से देखता हूँ, आपका ग्रुप सी का पेपर हो, लोअर पीसीएस प्री हो, अपर पीसीएस प्री हो, या अभी जो आने वाले एग्ज़ाम है, और पूर्व एग्ज़ामों के हिसाब से देखा जाए तो जीएस में काफ़ी कम स्कोर रहता है। तो इसलिए जीएस के टेस्ट बढ़ाने की विशेष आवश्यकता है। इसको देखते हुए जीएस के ज़्यादा टेस्ट मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो आज भी हम इसमें देखेंगे जीएस का टेस्ट पार्ट 127। और आगे बढ़ने से पूर्व दोस्तों आप सभी को बता दूं, आगामी जो आपका टैक्स इंस्पेक्टर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का एग्जाम है 26 नवंबर को, उसके लिए टेस्ट सीरीज 16 अक्टूबर से प्रारंभ होगी, लेकिन कोर्स इसका लॉन्च हो चुका है। इसमें आपको 10 टेस्ट हिंदी के मिलेंगे फुल लेंथ, और 10 टेस्ट इसमें जीएस के मिलेंगे फुल लेंथ, और पूरे पैटर्न पे टेस्ट मिलेंगे आपको। जैसा आयोग ने सिलेबस दिया है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनेंगे, तो उसी के हिसाब से टेस्ट में इस बार क्वेश्चन रखे जाएंगे। बिल्कुल माप तोल के प्रैक्टिस पेपर और बहुत ही मेहनत से और सावधानी से मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो इस बार पूरा आपको एक अलग पैटर्न दिखेगा। यूके पीएससी को फॉलो कर रहे हैं, चेस करने की पूरी कोशिश रहेगी। अब देखते हैं हम कितने कामयाब रहते हैं, और आप भी अपना प्रदर्शन देखेंगे इस टेस्ट सीरीज में कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। तो बाकी एक और न्यूज़ है, जैसे कि आज मैंने दिन में आपको एक क्लास दी थी दोस्तों। अब मैं आने वाले एग्जाम के लिए आपको रीजनिंग के भी कुछ क्लासेस करवा रहा हूँ। ये आने वाला एग्जाम मतलब जो आर का एग्जाम होगा, उसमें 50 नंबर की रीजनिंग है। आज हमने टॉपिक देखा था वैन आरेख, तो वैन आरेख का पार्ट 1 देखा हमने। कल इसके पार्ट 2 को देखेंगे। फिर आने वाले समय में और जो टॉपिक्स हैं रीजनिंग के, उनको भी कवर मैं आपको करवाऊंगा। तो रीजनिंग अगर आपकी थोड़ा वीक है तो आप लोग इन क्लासेस को ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। तो रीजनिंग की क्लासेस जो है भाई आपकी, ये लगभग मॉर्निंग से आफ्टरनून के बीच में अपलोड होती है, और बाकी टेस्ट सीरीज आपकी शाम को आ रही हैं। चलिए तो शुरू करेंगे। उसके बाद करंट के टॉपिक भी दूंगा मैं, लेकिन एग्जाम से कुछ पहले दूंगा वो करंट के टॉपिक। काफ़ी लोग बोला करंट अफेयर्स कराओ, तो वो भी करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए। आज देखेंगे जीएस का टेस्ट 127। चलिए शुरू करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों से थोड़ा निवेदन है कि काफ़ी लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है चैनल का। तो आप लोगों से निवेदन है भाई, सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में बेल आइकन का बटन होता है उसको भी प्रेस करें। अगर वो काम नहीं कर रहा तो एक बार आप लोग चैनल को अनसब्सक्राइब करें, उसके बाद फिर से दोबारा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाते हुए ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। तब जाके आपको नोटिफिकेशन आएगा टाइम से, नहीं तो आपकी वीडियोस रह जाएंगी। और दूसरा, अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। हमारा टेलीग्राम ग्रुप को अगर ज्वाइन करेंगे तो वहां पर दोस्तों हर वीडियो का लिंक शेयर किया जाता है, तो आपको वहां से भी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। मैं आप ही लोगों के लिए बोल रहा हूँ, टेस्ट सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे आज का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए काफी लोग बोलते हैं कि हमको साफ नहीं दिखाई देता। देखिए यहाँ से पूरे 1440 पिक्सल पे वीडियो अपलोड की जा रही है। क्वालिटी जो है 1080 पिक्सल से भी ज़्यादा है। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग थोड़ा अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। जो अपनी क्वालिटी है उसको थोड़ा आप इम्प्रूव कीजिए, तो आपको साफ दिखाई देगा। और बाकी जो टेस्ट सीरीज अन्य आ रही है, जैसे अभी उत्तराखंड की आएगी जी और हिंदी की भी आएगी, उनको भी आप फॉलो करना, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे आगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मौर्य नरेशों के बारे में कौन सा कथन सही है, उनके द्वारा विकास किया गया था। तो बताना है आपने इनमें से कौन सा कथन है मौर्य नरेशों के बारे में जो कि इनमें सही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए जो मौर्य शासक थे, तो मौर्य शासकों ने इनमें से किस किस चीज का विकास किया था, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है आपसे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ठीक है, पेन अभी काम नहीं कर रहे, एक मिनट। चलिए अब ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का भाई आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, मौर्य शासक जो थे भाई, इन्होंने हिंदू कुश का साम्राज्य जो था उसका विकास किया था, हिंदू कुश जो श्रेणी थी। इसके अलावा इन्होंने प्रांतीय विभाजन भी करा था, बिल्कुल सही है। सोने का सिक्कों का विकास इन्होंने नहीं किया था, ये गलत है। संस्कृति कला साहित्य को इन्होंने संरक्षण और विकसित किया था, सही है। यानी कि 1 2 4 जिन्होंने उत्तर दिया बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? देखिए मैंने पिछले वीडियोस में भी बोला, जीएस के मिक्स टेस्टों में भी बोला कि ये क्वेश्चन एवरग्रीन क्वेश्चन है। मौर्य काल में और गुप्त काल में पूछता है भाई कि शिक्षा का जो प्रसिद्ध केंद्र था वो कौन सा था। तो मौर्य काल में जो शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था ये था तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में है अब। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर आता है ये। और वहीं बात करें गुप्त काल में, गुप्त काल में भी बनता है कि कौन सा सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी थी उसमें की, तो वो थी नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विदेशी यात्रियों के भारत आगमन का सही क्रम क्या है? तो बताना है आपने इनमें से कौन से विदेशी यात्री हैं, भारत आगमन का इनका क्रम बताना है। तो कौन सा यात्री कब आया था आपको ये बताना है। ठीक है, देखिए अगर बात करें तो सबसे पहले देखिए मौर्य काल में आया था भाई कौन? मौर्य काल में आया था आपका मेगस्थनीज। तो सबसे पुराना जो यात्री है इनमें वो तो भैया मेगस्थनीज भाई हैं हमारे, मेगस्थनीज दादा हैं इन सबके। तो मेगस्थनीज सबसे पहले आए थे, फर्स्ट तो ये हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा यात्री आया दोस्तों ये हो जाएगा आपका फाहियान, क्योंकि मौर्य वंश में मेगस्थनीज आता है और फाहियान जो आता है गुप्त काल में आता है। तो एक चार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला यात्री आता है वेनसांग हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे, तो फिर तीन हो जाएगा, बचा दो। ठीक है, तो एक चार तीन दो इसका राइट आंसर है, यानी कि एक चार तीन दो किसमें है? ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यात्रियों का पूछता है कई बार। अगला क्वेश्चन है देखिए, निम्न शासकों में से किस एक शासक ने चार अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? देखिए अश्वमेध यज्ञ जो थे प्राचीन काल से ही बहुत फेमस थे, बहुत पॉपुलर थे ये। अश्वमेध यज्ञ करने का मतलब ये होता था कि जो राजा होता था वो यज्ञ करवाता था और एक घोड़े को संपूर्ण प्रांत में छोड़ देता था। अगर घोड़ा प्रांत पूरा विचरण करके सही सलामत राज्य तक आ गया तो यकीन मानिए कि राजा जो है सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली है, उसका विरोध करने वाला, उसका सामना करने वाला कोई भी शासक नहीं है। तो ये कहलाता था अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, यानी कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और प्रतापी एक राजा के रूप में दर्शाने के लिए ये चीज की जाती थी। और भी चीजें थी, इसकी धार्मिक महत्व भी था। तो चार अश्वमेध यज्ञ जो करे सबसे पहले वो था प्रवरसेन प्रथम। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रवरसेन प्रथम ने चार अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। तो डी आंसर जिनका है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, किस गुप्त शासक ने हुणों को पराजित किया था? देखिए हुणों का आक्रमण होता है गुप्त वंश में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और गुप्त काल में राजा जब स्कंद गुप्त होता है ना, इस समय पे ये हुण आक्रमण करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, स्कंद गुप्त। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बता दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये मौर्य वंश का संस्थापक था। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना इसी ने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था और ये चले गया था भैया कर्नाटक। कर्नाटक में एक प्लेस था श्रवण बेलगोला। ठीक है, तो श्रवण बेलगोला में जाके दोस्तों इसने जैन धर्म की दीक्षा ली थी भद्रबाहु से। किससे ली थी? भद्रबाहु से। और उसके बाद वहीं पे प्राण त्याग के, और श्रवण बेलगोला के निकट ही दोस्तों जो चंद्रगिरी पहाड़ी हैं उनको चंद्रगुप्त नाम से भी जाना जाता है वहां पे। ठीक है, तो श्रवण बेलगोला वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? ये पिछले वीडियो में भी हमने कर लिया था। मेगास्थनीज जो था भाई ये यूनानी एक शासक था, सेल्यूकस निकेटर। तो इसका राजदूत बन के आया था मौर्य में। ठीक है, मौर्य राज में। और मेगास्थनीज ने भारत में रहा, यहाँ पे अध्ययन किया था। और कल हमने ये भी बात की थी, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया था। ठीक है, अलग अलग जो कम्युनिटी थी, जो काम करने वाले विभाग लोग थे, उनको अलग अलग 7 भागों में बांटा था इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो फर्स्ट एम्परर जो गुप्त एम्परर था जिसने सिल्वर कॉइन जारी किए थे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कौन? इसका आंसर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, या चंद्रगुप्त द्वितीय जो था सेकंड। और द्वितीय जो था चंद्रगुप्त, इसी को विक्रमादित्य भी कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्राचीन ग्रंथ आयुर्वेद शास्त्र का संबंध निम्न में से किस विद्वान से नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा विद्वान है जो आयुर्वेद से नहीं जुड़ा है, जिसका आयुर्वेद से कोई संबंध नहीं है? तो ये बताना है। देखिए सुश्रुत जो थे ये आपके भाई अपने जाने माने टाइम उस टाइम के वो थे, एक महान चिकित्सक थे, चरक भी थे, धनवंतरी भी थे, यानी कि तीनों जो है इसमें थे।
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भास्कराचार्य जो थे भाई, भास्कराचार्य एक खगोलविद और गणितज्ञ थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका आयुर्वेद से संबंध नहीं था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वैसे गणितज्ञ में रखा जाता है भास्कराचार्य जी को। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? देखिए अलग अलग राजा आए, अपना अपना संवत निकाला। किसी ने शक संवत निकाला, किसी ने गुप्त संवत निकाला, किसी ने आपका विक्रम संवत निकाला। ठीक है, बात करें शक संवत की, माफ कीजिएगा, गुप्त संवत की, तो गुप्त संवत को जारी करने वाला जो राजा था ये था चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त जो आपका गुप्त संवत है इसको शुरू किया था 320 ईसा पूर्व के आसपास, 320 ईसवी के आसपास, माफ कीजिएगा, एडी। ठीक है, तो गुप्त संवत कब शुरू हुआ था? 320 ईसवी के आसपास, ध्यान रखेंगे। और चंद्रगुप्त प्रथम ने इसको जारी किया था। अगला क्वेश्चन बोलता है गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर कितनी थी? तो जब गुप्त एरा चल रहा था भाई, उसमें जो भूमि राजस्व था या भूमि कर था वो टोटल उपज का कितना था? तो ये टोटल जो उपज होती थी ना, यानी कि जितना प्रोडक्शन होता था फसल का, फसल के प्रोडक्शन का 1/6 भाग आपका क्या हो जाता था? टैक्स जमा हो जाता था। ठीक है, उपज का 1/6 भाग था। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, मान ली किसी किसान ने 600 किलो अनाज का प्रोडक्शन किया, तो 600 का 1/6 यानी कि कितना आपका ये हो जाएगा 100। यानी कि 100 kg, 600 में से 100 kg उसको कहाँ देना पड़ेगा? दरबार में जमा करना पड़ेगा एज ए टैक्स। ठीक है, तो ये था उसमें भूमि राजस्व दर 1/60 थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन में देखिए, आपका एक तरफ तो आपके महाजनपद दिए गए हैं दोस्तों, और दूसरी तरफ उनकी राजधानी दी गई है, और कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है आपने। ठीक है, तो जो कंबोज था, कंबोज की राजधानी राजपुर हाटक थी, बिल्कुल सही है। असमक की राजधानी पोतन या पोटिल थी, सही है। कौशल जो महाजनपद था इसकी राजधानी श्रावस्ती थी, सही है। सूरसेन की राजधानी कौशाम्बी नहीं थी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कौशाम्बी जो राजधानी थी ये वत्स महाजनपद की थी, वत्स की राजधानी थी ये। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वत्स इसमें राइट आंसर होना चाहिए, सूरसेन की जगह वत्स होना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आ गया भैया संवत की, अभी हम बात करते हैं, संवत वाला क्वेश्चन आ गया। एक तरफ आपके संवत दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको उनके वर्ष दिए गए हैं कब जारी किया गया था। तो सबसे पहले गुप्त संवत की बात करते हैं, तो मैं आपको बता चुका हूं गुप्त संवत शुरू हुआ था 320 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगर वहीं बात करते हैं कली संवत, तो कली संवत आपका हुआ था, बहुत पुराना है भाई, 3102 ईसा पूर्व में। शक संवत की मैं बात करूं तो शक संवत आपका शुरू हुआ था 78 ईसा पूर्व में। और विक्रम संवत की बात करते तो विक्रम संवत कब शुरू हुआ था? 57 ईसा पूर्व में। तो इसके हिसाब से ऑप्शन बन जाएगा 1432। तो 1432 किसमें? ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? देखिए कलिंग विजय अशोक ने कब किया था? 261 ईसा पूर्व में। और कलिंग युद्ध में दोस्तों भीषण रक्तपात हुआ था, जिसके बाद अशोक ने कभी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ली और बौद्ध धर्म को अपनाया था। और इसके बाद उसने भारत और अन्य जगहों पर दोस्तों जो शिलालेख वाली प्रथा है इसको स्थापित करना शुरू किया, और साथ ही अपने पुत्र और पुत्री को भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने भेजा था, खासकर श्रीलंका में भेजा था। और शिलालेख अगर बात करें जिसमें कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है, तो ये शिलालेख है अशोक का 13वां शिलालेख। ठीक है, 13वें शिलालेख में ये आपका उल्लेख है कलिंग विजय का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ेंगे। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में जो गुप्तचर होते थे, यानी कि जो सीबीआई वाले होते थे, उनको क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल की जो सीबीआई थी भाई, इनको संस्था भी कहा जाता था, गूढ़ पुरुष भी कहा जाता था, संचार भी कहा जाता था। यानी कि ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑप्शन डी ये सभी इसमें सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? तो देखिए अशोक का जो धम्म है ना, इसकी परिभाषा कहाँ से ली गई है? डेफिनेशन ऑफ धम्म। देखिए अगर आप बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने गए हैं भाई। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न होते हैं, कौन सा? बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, तो ये त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के। तभी तो बौद्धिज्म जो लोग हैं वो हमेशा एक श्लोक बोलेंगे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ठीक है, बुद्ध जैसा बनना है, धम्म जो चल रहा है मतलब उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना, और संघ जो है शामिल करना, उसको पीछा करते रहना। यानी कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, जो बौद्धिज्म एक पूरे आइडियोलॉजी है
उसको फॉलो अप करने के 3 रत्न बताए गए हैं। और अशोक का जो धम्म है भाई, ये आपका लिया गया है राहुलोवाद सूत्र से। ठीक है, ध्यान रखेंगे, राहुलोवाद सूत्र, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मौर्य काल में विष्टि क्या था? विष्टि, देखिए मौर्य काल में विष्टि, अगर हम बात करते हैं ना, भारत में प्राचीन समय से ही विष्टि चले आ रही थी। उत्तराखंड में भी हम पढ़ते हैं तो कत्यूरी काल से ही हमको विष्टि का उल्लेख प्राप्त होता है। विष्टि का मतलब था बेगार प्रथा, जो बाद में हम पढ़ते हैं ना कुली बेगार प्रथा, यही थी, प्राचीन भारत से ही शुरू थी बेगार प्रथा। पहले की पब्लिक क्या होती थी कि जो उनके राजा लोग थे बहुत अच्छे थे, प्रजा के लिए अपनी जान दे देते थे, वो प्रजा की सुविधाओं के लिए बहुत कार्य करते थे। जैसे कतुरी राज्य को भी धर्म राज्य कहा जाता है, ऐसे प्राचीन जो वंश थे वो भी अपनी प्रजा के लिए बहुत अच्छा काम करते थे, क्योंकि वो प्रजा को ही सर्वोपरि मानते थे। और धर्म राज्य था तो प्रजा के सुख दुखों का पूरा ख्याल रखा जाता था। तो इसीलिए जनता भी खुश होकर, जब भी राजा लोग आते थे गाँव में या उनके एरियाज में, उनके अधिकारी लोग आते थे, तो उनको अपने मन से ही फ्री में सेवा देते थे। कहीं पर मतलब फ्री में उनको अपना श्रम दे देते थे, कहीं में फ्री में सामान या कोई भी आपका फसल वगैरह। तो धीरे धीरे ये प्रथा आगे बढ़ती रही, और जब ब्रिटिश काल आया तो आप देखते हैं ये प्रथा कितनी कुरूप हो चुकी थी। उत्तराखंड के संदर्भ में मैं बोल रहा हूँ। तो ये विष्टि या बेगार, विष्टि को, बेगार को ही विष्टि कहा जाता है। ठीक है, ये एक निशुल्क टैक्स था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, निशुल्क कर इसको हम बोलेंगे। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है भाई, देखिए एवरग्रीन क्वेश्चन में इसको बोलता हूँ। भारत में जो सबसे पहले गोल्ड कॉइन चलाए थे ये थे इंडो ग्रीक शासक। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। या अगर क्वेश्चन अगर ऑप्शन हिंदी में आएगा तो हिंद यवन शासक। ठीक है, हिंद यवन शासकों ने ही सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के चलाए थे, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए थे? तो इनमें से कौन से वंश के शासक थे भाई जिन्होंने शीशे के, मतलब यानी कि लेड के कॉइन चलाए थे? तो ये थे भाई सातवाहन वंश के शासक। ठीक है, सातवाहन के मिलते हैं हमको शीशे के सिक्के। सातवाहन वंश की मैं बात करता हूँ तो सातवाहन वंश की स्थापना की थी सिमुक ने। ये भी क्वेश्चन कई बार बनता है, किस शासक ने सातवाहन वंश को स्थापित किया था? तो ये शासक था सिमुक। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का भाई। दर्शन शास्त्र और उनके प्रवर्तकों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दर्शन शास्त्र है और दूसरी तरफ उनके प्रवर्तक है, तो बताना है आपने कौन सा किसका प्रवर्तक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए वैशेषिक जो दर्शन है भाई, ये ऋषि कणाद ने लिखा है। ठीक है, वहीं बात करता हूं मैं मीमांसा दर्शन की, तो ये है हमारे जैमिनी। ठीक है, ऑप्शन एक हो जाएगा। सांख्य दर्शन जो था भैया, ये आपका कपिल मुनि ने लिखा था। सांख्य दर्शन किसने लिखा था? कपिल मुनि। और वहीं न्याय दर्शन की बात करता हूं तो गौतम ऋषि ने लिखा था। ऐसे ही दोस्तों आपका योग दर्शन भी पूछ रहे थे, तो योग दर्शन किसने लिखा था? महर्षि पतंजलि ने लिखा था। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार बनते हैं, योग दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन और वैशेषिक दर्शन। ठीक है, तो कणाद या उलूक भी कहा जाता है इनको, ये कणाद या उलूक इन्होंने प्रतिपादित किया था। तो इसका जो क्रम हो जाएगा 3 1 2 4 हो जाएगा, 3 1 2 4। तो ये ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो दोस्तों ये था आज जीएस टेस्ट पार्ट 127। आशा करता हूँ कि आपने काफ़ी अच्छा स्कोर किया होगा। और बाकी देखिए लगातार ये रिवीजन आपका हो रहा है, और भाई इसको स्किप बिल्कुल ना करें, आप लोग टेस्ट सीरीजों को पूरा देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही जो रीजनिंग की क्लास शुरू किया उसका भी लाभ लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको जल्दी मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें और अपना ध्यान भी रखें। और इसके बाद एक सेशन और होगा। ठीक है, आजकल मैं आपको 2 3 टेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जीएस टेस्ट के बाद आप देखिएगा यूके जीके टेस्ट। ठीक है, यूके जीके टेस्ट होगा आज, उसको भी आप देख लेना, या सामान्य हिंदी टेस्ट होगा, तो इसके तुरंत बाद वो टेस्ट शुरू हो जाएगा, तो ज़रूर उसको फॉलो करना। जितने भी टेस्ट आ रहे हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए, तो आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा। बाकी जाने से पहले यार हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, मोटिवेट करें। अपने घर के आसपास और जहां भी घूमने जाते हैं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, और लोगों से भी इसकी अपील करें। बाकी हमेशा पॉजिटिव रहें, एनर्जेटिक रहें, मोटिवेटेड रहें। दुनिया का कोई भी गोल आपकी दृढ़ता से और आपकी इच्छा से बड़ा नहीं होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।